जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप देख रहे हैं फैक्टर बॉय डेनिम असजद के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की और दोस्ती यह कहानी है कोरोना काल की। उस समय सड़कों पर साधन बिल्कुल भी नहीं गुजरते थे और साथ ही गांव तो इस तरह से लगने लगे थे जैसे कि यहां पर कोई रहता ही ना हो। चारों तरफ बस घनघोर सन्नाटा पसारा हुआ राहत था। ये कमबख्त और ना जान कब खत्म होने वाला था। सब कुछ वीरान राहत था। फिर एक दिन मैं भी पटना से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मटियार गांव की तरफ लौट रहा था, क्योंकि मैं इसी इलाके के आजू बाजू में रहने वाला शख्स हूं और यह सफर काफी लंबा होने वाला था। पहले तो मैं ट्रेन पकड़कर रघुपुर स्टेशन पर उतार गया था और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं यहां से आगे का रास्ता ट्रेन या फिर बस से काट लूंगा, क्योंकि रास्ता अभी भी 10 या 11 घंटे के लगभग बचा हुआ था और मैंने आधा रास्ता तो लगभग काट लिया था। ट्रेन पकड़ना मेरे लिए सही था लेकिन उन दिनों जांच पड़ताल इतनी ज्यादा थे कि कभी भी पूछताछ करने के बाद थाने में डाल दिया जा सकता था, इसलिए मुझे काफी डर लगता था। ऊपर से बस के अंदर भी यात्रियों की कमी रहती थी। बस के अंदर जो लोग मौजूद होते थे उनके चेहरे पर कोरोना की वजह से मास्क लगे रहते थे और किसी को भी पहचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। फिर शाम के करीब 4 बजे के आसपास मैं रेलवे स्टेशन से निकला और अब जैसे ही मैं उस बड़े से रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला तो मेरी किस्मत ने फिर से मेरा साथ छोड़ दिया। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन इस वक्त मैं कर भी क्या सकता था। उसके बाद में वहीं पर नजर आने वाले एक बड़ी सी पानी की टंकी के पास आकर बैठ गया। मैं जानता था कि यहां से काफी टैक्सी गुजराती हैं और मैं टैक्सी को पकड़कर यहां से आगे वाले बस स्टैंड तक चला जाऊंगा। वो बस स्टैंड यहां से बहुत आगे था और ऐसे में फिर से मुझे आगे जाकर ऐसा ही करना था कि बस स्टैंड से उतारकर सिर्फ बस स्टैंड पर जाऊं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरी जेब में जो पैसे रखे हुए हैं तो मैं उन्हें से टैक्सी लेकर निकल जाता हूं। वैसे भी 400 से 500 किलोमीटर के एरिया को पार करते करते मेरा तो दिल बैठ जाएगा। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब जो भी टैक्सी ड्राइवर मुझे दिखेगा मैं उसे कुछ एक्स्ट्रा रुपए भी देने को तैयार हो जाऊंगा और उसे सीधा अपने गांव ले जाऊंगा। दोस्तों, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक दिशा में ही काम कर रहा था, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं इस वक्त करूं तो करूं क्या, क्योंकि काफी देर इंतजार करने के बाद भी मुझे वहां पर कोई भी टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि आज मेरे किस्मत ने मेरा सहारा देना छोड़ दिया है, तो फिर मैं अपने ही धुन में गाने गुनगुनाते हुए वहां से निकालने लगा। लेकिन तभी एक हेडलाइट की रोशनी सीधे आकर मेरे आंखों से टकरा गई और मेरी आंखें एक बार के लिए बैंड हो गई। फिर जैसी वो रोशनी मेरे आंखों के सामने से हटी और जब वो मेरे बगल में आए तो मैंने देखा कि वो एक टैक्सी थी। टैक्सी को देखकर मैं काफी खुश हो गया और उसके बाद में भगत हुआ। उसे टैक्सी ड्राइवर के पास जाकर बोला, अरे भाई साहब, मुझे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मटियार गांव की तरफ जाना है। मेरी जगह को सुनकर ना जान क्यों, लेकिन उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे तुरंत ही टैक्सी में बैठने को कह दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई टैक्सी ड्राइवर इतना सीधा कैसे हो सकता है। उसने मुझे अभी तक तो कार के बारे में भी नहीं पूछा था, लेकिन जैसे ही मेन टैक्सी के अंदर बैठा था तो मैंने उससे कहा, भाई साहब, अगर आपको एक्स्ट्रा किराया चाहिए तो मैं वह भी दे दूंगा, लेकिन आप जल्दी करके मुझे अपने घर तक छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनकर उसने अपनी गार्डन को हिलाया और उसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह ड्राइवर कुछ बोल क्यों नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने उसे ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, मैं कितनी देर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी सवाल का जवाब देने को तैयार ही नहीं है। तभी उस ड्राइवर ने पीछे मुड़ते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यही सवाल चल रहा होगा, इसलिए जरा एक बार अपने पीछे मुड़कर देखो। उस ड्राइवर की बात सुनकर मैंने पीछे पलट कर देखा और उसके बाद जैसे मेरी नजर पीछे की तरफ गए तो दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। इस बार मैंने देखा कि मुझे अपनी पीछे की तरफ बहुत सारे लोग भागते दिख रहे थे। दोस्तों, ताज्जुब की बात तो यह थी कि उनकी स्पीड इस गाड़ी के बराबर थे और वो बहुत ही तेजी से गाड़ी का पीछा कर रहे थे। उनको इस तरह गाड़ी के पीछे भागते हुए देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मुझे बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। तभी मैंने उसे ड्राइवर से गाड़ी को तेज भागने को कहा, लेकिन न जान क्यों वो ड्राइवर अब मेरी बातों को सुनना बंद कर चुका था और तभी उसने एक भारी भरकम और चिल्लाती आवाज में कहा,
तुम अपने सारे विंडोज बंद कर दो। उसकी बात सुनने के बाद मैंने अपने आजू बाजू के दोनों दरवाजे के कांच को बंद कर दिया और उसके बाद मैं अपने हाथ जोड़कर बैठ गया। मैं मन ही मन भगवान से दुआ कर रहा था कि मुझे सही सलामत घर पहुंचा दे, क्योंकि मैं जिस जगह पर बैठा था वो एक भूतिया स्थान था और गलती से मैंने एक गलत जगह पर बैठने का तो साहस कर दिया था। पर मुझे नहीं मालूम था कि इसका अंजाम क्या होने वाला था। बस मैं भगवान से यही उम्मीद लगाए बैठा था कि आने वाले खतरे से मुझे भगवान सुरक्षित रखें, क्योंकि मुझे आज काफी अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर कुछ डर तक तो गाड़ी इसी तरह से रफ्तार में दौड़ती रही, लेकिन उसके बाद जैसे ही गाड़ी का ब्रेक लगा तो मुझे समझ में नहीं आया कि ड्राइवर ने गाड़ी को इस स्थान पर क्यों रोक दिया। एक बार के लिए तो मेरा दिमाग सनक गया था। उसके बाद मैंने उसे ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, और वो भाई साहब, अब आपने यहां पर गाड़ी क्यों रोक दी? मेरी बात को सुनने के बाद उसने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मरना है तो मैं गाड़ी को आगे बढ़ा सकता हूं। फिर उसके बाद उसने अपने हाथ से इशारा किया और जैसे मैंने सामने की तरफ देखा, फिर से रूह कांप गई। दरअसल मैंने देखा कि मुझे गाड़ी से ठीक 10 या 20 फुट की दूरी पर एक बहुत ही गहरी खाई नजर आ रही थी और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आज हम किस जगह पर फंस गए थे। आज से पहले मैं कभी भी इस जगह से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरा था। हालांकि मैं इन सारी जगह को अच्छे से तो नहीं जानता था, लेकिन फिर भी मैं यह बात दावे के साथ तो कह सकता था कि मैंने इस जगह को पहली बार ही देखा था। फिर उसके बाद मैंने उस ड्राइवर से कहा, लेकिन भाई साहब, आप किस रास्ते से आए हो? तभी उस ड्राइवर ने बताया कि वो एक शॉर्टकट रास्ता था और वह इस तरफ से काफी बार गुजर चुका था, लेकिन आज उसकी भी किस्मत खराब थी जो वो इन भूतों के बीच में फंस गया। उसकी बात को सुनने के बाद मुझे भी अपनी किस्मत के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं बस चुपचाप इन चीजों को कोस सकता था। फिर कुछ देर तक तो हम वहीं पर रुक रहे, लेकिन उसके बाद जब मैंने ड्राइवर को बताया कि अब हमारा हाल बुरा हो सकता है, तो उसने कार को दोबारा स्टार्ट कर लिया। उसने भी अब ठान लिया था कि किसी भी तरह हमें यहां से जिंदा बचकर तो निकालना था और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते थे। फिर उसके बाद उस ड्राइवर ने बताया कि यहां से कुछ दूर आगे की तरफ एक राम जी का मंदिर पड़ता है। हमें उसी राम जी के मंदिर के अंदर तक जाना होगा और अगर हम वहां पर सही सलामत पहुंच जाते हैं तो फिर हमारी जान बचना बेहद आसान हो जाएगी। वहां के पुजारी एक जाने माने पुजारी है जो भूत प्रेत को भागने का कम करते हैं, और उसे आदमी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में वहां पर कोई राम मंदिर था और वहां पर हमारी जान बच सकती थी। इसलिए मैं उस आदमी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, भाई साहब, आप किसी भी तरह से मेरी जान बचाएं। मेरी बात को सुनकर उस आदमी ने भी अपनी गर्दन को हिलाया और हां, मैं जवाब दिया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये आदमी किस इरादे के साथ यहां से निकलने वाला था। मैं तो बस आदमी का चेहरा देखते जा रहा था। फिर उसके बाद उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और तेज स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शायद आज मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उस गाड़ी ने भी धीरे धीरे करके धोखा देना शुरू कर दिया। वो गाड़ी अब धीरे धीरे मटका खाने लगी और ऐसा लग रहा था कि झटका खाने के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। और फिर कुछ दूर आगे जान के बाद ऐसा ही हुआ। 1-2 बार झटका खाकर गाड़ी एकदम से बंद हो गई और गाड़ी इस तरह से बंद हुई थी कि अब दोबारा स्टार्ट करने का हमें मौका ही ना मिला और गाड़ी के ऊपर ढेर सारी परछाइयां एकदम से मंडराने लगी थीं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस हालात में मैं करूं तो करूं क्या। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और कार की सीट के नीचे छुप गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन काली काली परछाइयां की छाया मेरे शरीर पर भी ना पड़ने लगे और उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब हो जाए। पर अभी उस गाड़ी के शीशे चारों तरफ से बंद थे, जिस वजह से इन परछाइयों ने अभी भी गाड़ी के अंदर आने की हिम्मत तो नहीं दिखाई थी। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता था। जब बात भूत प्रेत की हो तो यहां पर कुछ भी होना लाजमी था। तभी उस ड्राइवर ने मेरे ऊपर जोर से चिल्लाते कहा, अब हमारे पास यहां पर रुकने का कोई चांस नहीं है, जल्दी से यहां से निकलना होगा। दोस्तों, उसकी बात सुनकर मैंने भी वैसा ही किया और उसकी गाड़ी से पैदल भागने लगा। लेकिन मैंने भी सारे के सारे जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दी थी। अब जो हमारे साथ होना था उसके लिए बस हमें भगवान ने बचा सकता था।
काफी डर के बाद एक लंबी दौड़ लगाने के बाद हम एक राम मंदिर के पास पहुंच गए। सच में वहां पर एक राम मंदिर बना हुआ था जो देखने में काफी सुंदर लग रहा था। फिर उसके बाद उस ड्राइवर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उस राम मंदिर की सीमाओं के अंदर खींच लिया। हम जैसे मंदिर के अंदर पहुंचे तो हमें एक पंडित बैठे दिखाई दिए। उस पंडित बाबा को देखते ही मेरी सांस में सांस आई और उसके बाद उस पंडित ने हम दोनों के ऊपर कुछ झाड़ फूक जैसा किया और तभी से मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। दोस्तों, उस दिन तो हमारी इस तरह से जान बच गई थी और उसके बाद मैं भी किसी तरह वहां से एक बस स्टैंड पर पहुंचकर अपने घर चला आया। लेकिन उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि उस रात की यादें आज भी मेरे दिल में खौफ का कहर मचा देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यह कहानी कैसी लगी। मैं आपका दोस्त असजद जल्द ही मिलेगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।